जो भी दुनिया में गांधी जी के बारे में जानते हैं वो कस्तूरबा के बारे में भी जानते ही हैं थोड़ा बहुत। अक्सर गांधी जी की पत्नी के रूप में उनको देखने की प्रवृत्ति हम सब में रही है। अब ये जैसा कि कह रही थी कार्यक्रम की शुरुआत में कि अक्सर हमारे जो सोचने का तरीका होता है वो यही होता है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, वो पृष्ठभूमि में होती है और सफल के रूप में पुरुष के बारे में ही दुनिया जान पाती है। कस्तूरबा एक बहुत ही रूढ़िवादी परिवार से थी, गुजरात में एक देहाती क्षेत्र से, और उस समय की परंपरा के हिसाब से केवल 7 साल की उम्र में उनकी सगाई हो गई, 7 साल के ही एक लड़के के साथ, और 13 साल की उम्र में दोनों की शादी भी हो गई। और उसके बाद वो दूसरे घर आ गई उस समय बाद, और उसके बाद जो होता है गृहस्थ जीवन में, अगर इतने कम उम्र में गृहस्थी की शुरुआत हो जाए तो क्या क्या होता है, वो दोनों झगड़ते भी हैं। और कस्तूरबा अनपढ़ है, स्कूल नहीं गई कभी उस तरह से, लेकिन वो दब्बू नहीं है, वो लड़की है। और एक कारण यह भी है कि वो जो मोहन है, जो मोहनदास गांधी हैं, वो मोहन से 6 महीने बड़ी है, तो इस वजह से भी वो दब्बू नहीं है, वो लड़ती है, झगड़ती है, हर बात उनका नहीं मानती है। और ये सिलसिला तब तक चलता है जब मोहनदास महात्मा गांधी बन जाते हैं, तब भी ऐसा नहीं होता कि वो हर बात को आंख मूंद करके मान लेती है। कस्तूरबा के व्यक्तित्व के इस पहलू को रेखांकित किया जाता है कि वो मानती हैं, लेकिन उसको समझ करके अपनी कसौटी पे परख करके उन बातों को स्वीकारती हैं, मानती हैं। तो हमारे बीच आज अनुराधा शंकर जी हैं, जिन्होंने कस्तूरबा के ऊपर मैंने के कुछ पिछले भी कुछ ऐसे व्याख्यान देखे हैं जब उन्होंने इन पर चर्चा किया है। और ये मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका में भी एक बार ये प्रेजेंट कर चुकी हैं, और वहाँ भी शायद फिनिक्स आश्रम में बापू की 150वीं जयंती के 2 अक्टूबर में इसी साल जो गांधी जी द्वारा स्थापित जो फिनिक्स आश्रम है दक्षिण अफ्रीका में, वहाँ पे भी कस्तूरबा के बारे में विस्तार से बोल चुकी हैं। ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं चाहूँगा कि अनुराधा जी थोड़ा सा कस्तूरबा के जीवन पर बहुत ही संक्षेप में अपनी बात रखें, और उसके बाद कुछ सवाल हैं गांधी जी और कस्तूरबा के दाम्पत्य को समझने की कोशिश करेंगे, स्त्री पुरुष के संबंधों को समझने की कोशिश करेंगे। तो उन सवालों पर हम जानेंगे कि आज के संदर्भ में हम क्या सोच सकते हैं, क्या कैसे उसको देख सकते हैं। जी धन्यवाद भाई। बैठ के नहीं बोल रही मैं, अगर आप लोगों को तकलीफ ना हो तो। थोड़े से वीडियोग्राफर महोदय को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मैं बहुत घूम घूम के बोलने की आदत है मुझे, तो भी मैं कोशिश करूंगी कि कम हो। मैं बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि यहाँ आप लोगों ने बापू 150 के विषय में सोचा, और कस्तूरबा पर एक चर्चा के लिए हम लोग यहाँ सब इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, जिसमें हर आयु वर्ग के मुझे लोग दिख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है इस बात की, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। मैं कस्तूरबा के बारे में बात करने के कि मुझे बहुत चिंता नहीं थी कि लोग कस्तूरबा के बारे में नहीं जानते। आज के भारत में, दुनिया में नहीं, आज के भारत में उनके बहुत ही स्वनाम धन्य और विश्व को बदल देने वाले साथी पति मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में भी नहीं जानते। और अपने देश के लोग अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में तो कुछ भी नहीं जानते। एक यूनिवर्सिटी अलग से चल रही है व्हाट्सएप के ऊपर, उस यूनिवर्सिटी में जिसको जो भी मन आता है वो डालता है, जिसका भी मन होता है उसका किसी से भी झगड़ा करा देता है, किसी से भी यारी दोस्ती करा देता है, और उस सबको हम लोग मानने लग जाते हैं, उसको एक विटामिन के गोली की तरह ले लेते हैं डेली। और इसके कारण हमें असल बात क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो सारी की सारी डॉक्यूमेंटेड है,
उसके बारे में हमें कुछ मालूम भी नहीं होता, बहुत रुचि भी नहीं उत्पन्न होती, क्योंकि हमने पीढ़ी दर पीढ़ी किसी के अंदर इसकी रुचि उत्पन्न कराने की कोई चेष्टा नहीं की कि ये भारत नाम का देश खड़ा हुआ तो कैसे खड़ा हुआ, कौन से संघर्ष थे, कौन से त्याग थे, कौन सी तपस्या थी, किस किस रास्ते से हम यहाँ पहुँचे और क्यों गांधी की आवश्यकता विश्व को आज भी लगती है। इसके बारे में हमें कहीं कोई चर्चा बचपन से कॉलेज तक कोई नहीं होती। एक गांधी स्टडीज टाइप का बड़ा रूखा सूखा पेपर होता उस रूखे सूखे पेपर में 4 चीजें आपको पढ़वाई जाती है टुकड़े टुकड़े में, और उसमें आपको जो मन हो सो सोच लो, क्योंकि पढ़ाने वाला भी पढ़ा देता है 2-4 क्रेडिट्स के लिए, पढ़ने वाला भी 2-4 क्रेडिट्स के लिए पढ़ लेता है। तो इसलिए मुझे इस बात का कोई बहुत ज़्यादा गम नहीं है कि बा के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं है या रुचि नहीं है। बापू और बा के बारे में इसलिए बात होनी चाहिए क्योंकि आज दुनिया में जैसे जैसे हिंसा बढ़ती चली जा रही है, सीधी सीधी हिंसा, प्रकारांतर से हिंसा, जब हिंसा बढ़ती है तो अहिंसा की बात करना जरूरी होता है, क्योंकि हिंसा का निदान अहिंसा के अलावा और कुछ भी नहीं। और ये सिद्ध हुआ न सिर्फ भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, बल्कि उसके बाद महात्मा गांधी के मार्ग का बोलकर अनुसरण करने वाले 50 देशों की आज़ादी में चुपचाप बहुत सारे लोग आज़ाद हो गए। महात्मा गांधी के मार्ग पर चलकर हम सभी ने अवज्ञा और अहिंसा और सत्याग्रह के मार्ग पर चलकर हम अपनी आज़ादी पा रहे हैं, ऐसा बोलकर लोगों ने नोबेल प्राइज पाए, लोगों ने देशों की आज़ादियाँ पाई। तो इसलिए ये बहुत ही प्रासंगिक है और इसलिए इसकी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि लगातार भले ही थोड़ी लेकिन हिंसा बढ़ती चली जा रही है। बहुत बड़ी हिंसा नहीं हो रही है, जिस स्केल पे पहले होती थी उस पर नहीं हो रही है, लेकिन हो रही है। आपने अभी बहुत बढ़िया बताया आपको कि कस्तूरबा और महात्मा गांधी और नन्हे थे, बच्चे थे जब उनकी सगाई हो गई। कस्तूरबा 11 अप्रैल को जन्मी थी 1869 को, 1869 11 अप्रैल, और बापू महात्मा गांधी 2 अक्टूबर को जन्मे थे, तो वो 6 महीने बड़ी थी उनसे। और वो पड़ोसी थे। कपाड़िया परिवार जो इनका परिवार था कस्तूरबा का, वो पिछली गली में ही रहता था। वो महात्मा गांधी के परिवार से बहुत अधिक संपन्न था, क्योंकि वो पूर्णतः व्यापारी थे। और महात्मा गांधी का परिवार जो था वो सरकारी नौकरी वाला परिवार था। भले ऊंचे पदों पे रहते थे, लेकिन सरकारी नौकरी करते हुए मुझे मालूम है पद ऊंचा हो सकता है, लेकिन धन ऊंचा नहीं होता अगर मन बहुत नीचा ना हो जाए तो वो काफी सामान्य मध्यम वर्गीय खाता पीता परिवार था। लेकिन इनका परिवार बहुत बड़ा था, धनाढ़ था। ये 2 बहन 2 भाई थे, लेकिन इनकी एक बहन का देहांत हो गया, तो ये 2 भाइयों के बीच की इकलौती बहन हो गई। तो बहुत दुलारी, इकलौती लड़की का जरा दुलार ज्यादा ही होता है, बहुत दुलारी थी। इनकी माँ ने इनको जो धार्मिक कथाएं थी वो तो सुनाती ही थी, लेकिन उनको शौर्य वाली महिलाओं की कहानियाँ, वीरांगनाओं की कहानियाँ भी सुनाती थी। उन्होंने डॉक्टर सुशीला नैयर को, जो उनकी सहयोगी थी, डॉक्टर थी और बेटी जैसी थी, उनको ही उन्होंने अपने बारे में सबसे अधिक बताया। और उन्होंने सुशीला नैयर ने ये कहा कि उन्हें उनकी माँ ने झांसी की रानी की कहानी सुनाई बचपन में। बड़ी मज़े की बात है, 1857 से लेकर के शायद से 1876 में तो उनकी सगाई ही हो गई। तो मतलब 20 साल भी नहीं बीते थे, कोई मीडिया नहीं था, कोई अखबार नहीं था, है ना। अखबार शुरू हो गए थे यूरोप वगैरह में और कलकत्ता में भी, लेकिन वहाँ पर था भी नहीं, और आता भी अखबार तो उनकी अम्मा पढ़ नहीं पाती, कस्तूरबा की माँ। लेकिन उन्हें मालूम था कि भारत में एक स्वतंत्रता संग्राम हुआ 1857 में। उनकी बेटी के जन्म से 10 साल पहले एक स्वतंत्रता संग्राम हुआ। उन्हें मालूम था कि उस स्वतंत्रता संग्राम में कुछ महिलाओं ने बहुत शौर्य और वीरता का प्रदर्शन किया। उन्हें मालूम था कि ऐसी वीरांगनाएं शहीद हुई, और ये कहानियां उन्होंने अपनी बिटिया को सुनाई। तो वो जो सुनाई, तो उसके अंदर उनके अंदर एक यह भी कल्पना थी कि स्त्री का एक शौर्यपूर्ण और एक वीर रूप भी होता है। इसलिए कस्तूरबा का जो व्यक्तित्व है वो इस तरह का इसलिए है, एक तो इकलौती बिटिया होने के कारण, और दूसरा अपनी अम्मा से ऐसी वीरांगनाओं की कहानियां सुनने के कारण। कस्तूरबा के अंदर एक बहुत सारी आग है, बहुत सी। और जब उनका विवाह हुआ तो उनके जो बालक पति थे, जो उनसे छोटे ही थे लेकिन बहुत बुद्धिमान थे। मैं कभी भी, हर आदमी कहता है कि महात्मा गांधी एक सामान्य व्यक्ति थे जिन्होंने असामान्य कार्य किया, इसको मैं बिल्कुल नहीं मानती। वो एक बहुत असामान्य व्यक्ति थे, एक बहुत ही
पिता उनके दूर रहते थे, माँ ही के साथ रहते थे। उनके निर्माण में स्त्रियों का बहुत योगदान है, माँ का, रंभाबाई का और उनकी खुद की पत्नी, उनकी साथी का। तो वो बहुत असामान्य व्यक्ति थे। बहुत बचपन से ही वो अपने सीमाओं से को लांघ कर ऐसे कार्य करते थे जो कल्पना नहीं की जा सकती थी उस युग में। 200-150 साल पहले आप कल्पना कीजिए, जैसे कि उन्होंने कोशिश किया कि ऐसे बच्चे से दोस्ती करें जिसे दोस्ती करना निषेध था, जिसे बातचीत करना निषेध था, जिसके साथ भोजन करना निषेध था। फिर उन्होंने अपनी नवेली पत्नी को कोशिश किया पढ़ाने का। ये किसकी कल्पना में था उस वक्त, और उन्होंने बहुत प्रयास किया कि उसको हिंदी, अंग्रेजी कुछ तो सिखा दें। तो वो भी जिद्दी थी, ये सिखाएगा तो नहीं सीखूंगी। तो उन्होंने नहीं पढ़ना लिखना सीखा, थोड़ी बहुत गुजराती बात तक सीखी उन्होंने। कुछ गुजराती में टूटी फूटी लिख लेती थी, बोल लेती थी। हिंदी भी यानी हिंदुस्तानी टूटी फूटी बोल लेती थी। बहुत आखिर में आके उन्होंने अंग्रेजी भी थोड़ा बहुत बोलना सीख लिया था। लेकिन उन्होंने कोशिश किया कि उनको अंक गणित सिखा दें, कुछ लिपि सिखा दें, लेकिन वो जिद में आ गए कि मैं नहीं सीखूंगी, क्योंकि ये तो दोस्त ही है ना जिससे शादी हुई, साथ ही तो बढ़ रहे हैं। लोगों के अंदर बहुत सारी बातें महात्मा गांधी के बारे में है। मुझे लगता है आपके सवालों में भी ये बातें आएंगी। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि दो बच्चे जो धीरे धीरे किशोर अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं, वो साथ में रहते हैं तो वो साथी हैं, वो मित्र हैं। और मित्रों के बीच जैसा रिश्ता होता है वैसा ही इनके बीच में था। मैं बहुत लंबी कहानी आपको नहीं बताऊंगी कि मैं चाहती हूँ सवालों से और बातें आए, लेकिन मैं छोटी छोटी 2-1 बातें आपको बताऊंगी। कस्तूरबा बहुत धार्मिक थी, बापू भी धार्मिक थे, लेकिन कस्तूरबा बहुत ही प्रकट रूप से और स्थापित जो एक धर्म का एक स्थापित स्त्री स्वरूप था उसके अंदर विश्वास करती थी, व्रत उपवास करती थी, पूजा पाठ करती थी, जो कि बापू नहीं किया करते थे। तो कस्तूरबा के अंदर इस बात के लिए बहुत सारी चीज़ें जो मान्यताएं उन्हें मिली थी, प्राचीन मान्यताएं, उनको वो पकड़ के बैठी रहती थी। उन मान्यताओं को उनके पति ने धीरे धीरे तोड़ा और उस तोड़ने में उनके पति ने बहुत कुछ सीखा। वो कहते हैं कई जगह कि मैंने इसका एक क्रूर धैर्य है, मेरे अंदर एक क्रूर प्रेम है, क्रूअल काइंडनेस बोलते हैं। और वो कहते हैं कि इतना भयंकर एंड्योरेंस इसका है कि मुझे कष्ट देता है। तो कस्तूरबा को जैसे 1-2 छोटे-छोटे इंसिडेंट्स हैं जो आप सब लोगों ने, अगर एटनबरो की गांधी फिल्म देखी है तो आप सबको पता है कि उनको हर किसी को करना था, बाथरूम की गंदगी फेंकनी थी, टॉयलेट की। कस्तूरबा को भी फेंकना था एक दिन, तो वो उठाकर ले जा रही थी। इन्होंने कहा कि तुम्हें खुशी खुशी ले जाना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि मैं ले जाऊंगी क्योंकि तुम्हारी आज्ञा है, मैं खुशी खुशी ले जाऊंगी या नहीं ये तुम तय नहीं कर सकते। तो इस पर वो नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि ये आप यहाँ नहीं रह सकती। तो उन्होंने कहा ठीक है मुझे निकाल दो। तो ये हाथ पकड़ के निकालने लग गए। तो कस्तूरबा ने उनसे कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, मैं कहाँ जाऊंगी यहाँ। देखिए क्या कह रही हैं वो, ये नहीं कह रही हैं कि मैं नहीं जाऊंगी, वो ये कह रही हैं कि मैं कहाँ जाऊंगी, यहाँ कोई मेरा रिश्तेदार नहीं है। यानी यदि तुम भारत में ये करते तो मैं तो चली जाती मायके, और वो चली भी जाती थी और फिर ये जाकर के माफी मांग करके लाते थे। तो वो बोली कि मैं यहाँ कौन है मेरा जहाँ मैं चली जाऊंगी, तुम्हें लज्जा नहीं आती। उस वक्त एक बहुत बड़ा परिवर्तन मोहनदास करमचंद गांधी में हुआ। उन्होंने ये समझा, दोनों रोए साथ में और सब माफी हुई जैसी होती है दोस्तों मित्रों में, लेकिन उस वक्त उन्होंने ये चीज समझा कि हिंसा का एक अशरीरी रूप भी होता है। तब तक वो हिंसा को शारीरिक रूप मानते थे। जब उनको ट्रेन से फेंका गया वो हिंसा है, जब उनको ठंड में बिठा दिया गया तब वो हिंसा है, जब उनको कोचवान ने मारा तब वो हिंसा है। साउथ अफ्रीका में ये सब घटनाएं उनके साथ हुई। अब मैं उनके बारे में बहुत नहीं बताऊंगी। गिरिराज किशोर जी का पहला गिरबिटिया बहुत ही प्रामाणिक और बहुत ही सही उपन्यास है, उसको जरूर पढ़िएगा। बा भी है लेकिन पहला गिरबिटिया में सब ये कथाएं हैं। तो वो उनको मालूम था कि हिंसा का ये स्वरूप है और उसका प्रतिकार वो करते थे। स्वयं के द्वारा अपनी पत्नी पर एक अशारीरिक हिंसा उन्होंने की, एक मानसिक संत्रास उन्होंने दिया और उन्हें ये समझ में आया कि भावनात्मक हिंसा भी एक प्रकार की हिंसा है। और वहां से आप देखेंगे कि उनमें बहुत बड़ा परिवर्तन है। कस्तूरबा में भी इतना बड़ा परिवर्तन इस घटना के बाद आया। धीरे धीरे वो समझने लगी कि ऊंच नीच, जात पात, छुआछूत ये कितना ही अनर्गल कार्य है। और उनमें इतना अधिक परिवर्तन आया कि जब 1932-33 में बापू बीमार पड़े, आपको मालूम होगा कम्युनल अवार्ड के बाद
उन्होंने लंबा वो किया था सत्याग्रह और उसके बाद बहुत कमज़ोर हो गए थे, तो वो यात्रा नहीं कर सकते थे। लेकिन उनकी एक यात्रा हरिजन सेवक संघ की ट्रिप्लिकेन में, यानी दक्षिण भारत में, तमिलनाडु केरल का हिस्सा है वो, तो वहाँ पर उनकी एक यात्रा तय थी हरिजन सेवक संघ की तरफ से छुआछूत के विरुद्ध। तो बापू नहीं जा पाए, कस्तूरबा गई। वह कस्तूरबा जो किसी का स्पर्श को अशुद्ध मानती थी अपने कूढ़ संस्कारों के कारण, वह कस्तूरबा वहाँ गई और उन्होंने गांव-गांव भ्रमण किया और उन्होंने भाषण किए। मुझे इस बात का बड़ा आनंद आता है, यद्यपि उस समय रिकॉर्डिंग का कोई ये नहीं था कि उन्होंने कैसा भाषण दिया होगा। हिंदुस्तानी में दिया होगा, उसके अंग्रेजी में या मलयालम में या तमिल में उसका अनुवाद हुआ होगा। वो कितना आनंददायी पल था। तो कस्तूरबा में भी परिवर्तन आए। तो दोनों एक दूसरे को भावनात्मक रूप से, बौद्धिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से साथ चलते हुए एक दूसरे को परिवर्तित कर रहे थे। यह तो उनके साथ की कहानी हुई, जिसका बहुत छोटा अंश मैंने आपको बताया। मैं कस्तूरबा का पृथक से आपको महत्व बताती हूँ। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नहीं, दुनिया के स्वतंत्रता संग्राम में या किसी भी क्रांति में जो इतिहास लेखक होते हैं वो आमतौर पे पुरुष होते हैं। जब इतिहास लेखक पुरुष होते हैं तो वो आमतौर पे पुरुष या पुरुष से संबंधित या तथाकथित पौरुष से संबंधित विषयों के बारे में ही लिखते हैं। इतिहास की एक बहुत बड़ी कमजोरी है, इतिहास लेखन की एक बहुत बड़ी कमजोरी, और इसलिए हमारे पास स्त्रियों का इतिहास बहुत कम मिलता है। जबकि वो अगर मिलेंगी भी आपको, जो मुख्य धारा है, जो राजमार्ग है, वहां पर भी स्त्री होगी, तो उस 5 स्त्रियों की जगह एक पुरुष होगा तो उसकी रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, 5 स्त्रियों की रिपोर्ट नहीं मिलेगी। ये मैं कोई दोष नहीं निकाल रही हूँ, ये एक तथ्य है। ये तथ्य इसलिए है कि जो देख रहा है वो अपनी बात कर रहा है, और वो जो देख रही थी वो अपनी बात नहीं कर रही थी, उसने अपनी आवाज उस वक्त नहीं उठाई। तो स्वतंत्रता संग्राम में भले ही हम जानते हैं, आपको मालूम हो या नहीं, दांडी मार्च में 30,000 लोग जो गिरफ्तार हुए, उसमें 17,000 औरतें थी। 17,000 30,000 में पुरुष का। लेकिन जब आप इसको छानने जाएंगे तो ये पता चलेगा आपको। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कस्तूरबा की बहुत केंद्रीय भूमिका थी। साउथ अफ्रीका में जो मैरिज बिल आया था, जिसके खिलाफ जब गांधी जी ने घर आकर कहा कि अब तो कह दिया सरकार ने, गोरखा की सरकार ने साउथ अफ्रीका में, जिनका विवाह चर्च में नहीं हुआ वो सब अवैध विवाह है, तो अब तो तुम मेरी प्रेमिका हो गई। तो बहुत नाराज हो गई, क्या धर्म की बातें करते हो, ऐसी बातें करते हो। तो बोले नहीं, मुझे तो कोई धर्म नहीं लगता, मैं तो बहुत खुश हूँ तुम्हारे साथ, प्रेमिका के साथ। तो उन्होंने कहा कि ये तो बातें मत करो, तुम गंदी बातें हैं, तुम्हें कुछ करना चाहिए। उन्होंने कहा मुझे दिक्कत ही नहीं, मैं क्यों करूँ, तुम्हें दिक्कत है तो तुम करो। ये महात्मा गांधी का कस्तूरबा के एक कार्यकर्ता के रूप में निर्माण था। तो कस्तूरबा ने फिर इसको लेकर और वो महिलाओं को इकट्ठा किया उन्होंने, और सड़क पे आई, और उसके बाद पहला आंदोलन किया। पहली बार गिरफ्तार हुई, 100 से ज्यादा जेल में रही, और जेल में आकर उनको आई कि यहाँ पर थोड़ा गणित सीखना चाहिए। तो वहाँ कुछ पढ़ा लिखा, कुछ भजन आपस में सीखे एक दूसरे से। तो वहाँ से शुरू होता है। फिर जब साउथ अफ्रीका में फिर बहुत से काम उन्होंने, बहुत चीज़ों में सहयोग भी किया, और स्वतंत्र रूप से, देखिए ये स्वतंत्र रूप से था ये आंदोलन, बापू के साथ नहीं था। तो साउथ अफ्रीका में उन्होंने बहुत से आंदोलन किए, बहुत सारे और कार्य किए। जब भारत के लोग लौट करके आए तो वो बापू के साथ पूरे, जहाँ तक संभव हुआ, क्योंकि बच्चे भी थे छोटे छोटे, तो बापू के साथ अधिकांश तक घूमी वो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने चंपारण में जब बापू ने सत्याग्रह शुरू किया, तो भीतिहरवा में जो पहला बुनियादी स्कूल खोला गया उनकी बुनियादी शिक्षा का, वो भीतिहरवा का पहला स्कूल जो है वो कस्तूरबा का बनाया था। और पहले वो कच्चा बना था, फूस की छत थी, तो किसी बदमाश ने उसको जला दिया। तो फिर उसको पक्का बनाने के लिए कस्तूरबा ने, बहुत बीमार होते हुए भी, और बहुत बीमार रहा करती थी बहुत कारणों से, उन्होंने उसको पक्के में भी श्रमदान किया। और वहां से लेकर जब ये दांडी मार्च कर रहे थे तो ये बारडोली में सत्याग्रह कर रही थी, बहुत सारे ऐसे चीजें थी। आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी केंद्रीय भूमिका है उसमें इन सभी। तो महिलाओं के सड़क पे आए बिना अंग्रेज घबराने वाला नहीं था। हम पुलिस में है ना, तो हमें मालूम है कि पुलिस वालों को महिलाओं की पिटाई करने में संकोच होता है, कर देते हैं कभी कभी, लेकिन उनको संकोच होता है। महात्मा गांधी इस बात को समझते थे, और उन्होंने महिलाओं को सड़क कैसे लाए? सबसे पहले उसको लाए जो उनकी जीवन साथी थी,
उनकी मित्र थी, उनकी पत्नी थी, सबसे पहले उनको लाए। आप अपने घर से स्त्री को सामने लाएंगे ही नहीं और दुनिया भर में महिलाओं के अधिकार की बात करेंगे तो इस तरह के पाखंड से कोई असर पड़ता नहीं। तो उन्होंने कोई पाखंड नहीं किया, उन्हें जो करना था वो सारी की सारी चीजें अपने ऊपर की, अपने परिवार पर की और सामने कस्तूरबा को खड़ा किया। तो यहाँ इसके अलावा मैं बस एक छोटी सी बात आपको कहकर और अपने आपके सवालों के लिए प्रस्तुत होती हूँ। उन दोनों की मित्रता और अंतरंगता की पराकाष्ठा मैं आपको बताती हूँ उनके संतान के जन्म। तीसरे संतान के समय डॉक्टर थे लेकिन कोई नर्स नहीं था, महात्मा गांधी ने नर्स का कार्य किया। और अंतिम संतान के समय देवदास जी के समय कोई नहीं था। वे लोग जहाँ जिस आश्रम की आप चर्चा कर रहे थे, बड़ा कठिन था वहाँ बोलना फीनिक्स में, क्योंकि गांधी जी के परिवार के लोग थे और मैं उनके दादा और दादी की बात उनको बता रही थी। लेकिन उन्होंने आखिरी बच्चे की डिलीवरी महात्मा गांधी ने स्वयं कराई। वही नर्स थे, वही डॉक्टर थे, वही मिडवाइफ थे। आज के ज़माने में भी ये अत्यंत नितांत निजी कार्य है। आप सोचिए इससे अंतरंग कोई किसी का क्या हो सकता है, जो वो थे अंतरंग। आज भी एक मध्यम वर्गीय पुरुष के लिए क्या ये अकल्पनीय नहीं है? सामान्य मध्यम वर्गीय नागर पुरुष के लिए क्या ये अकल्पनीय नहीं है कि वो अपनी पत्नी की डिलीवरी कराए? और उन्होंने स्वयं किया, अकेले नाल काटी, साफ सफाई की, सब कुछ किया। और इसलिए हमें उनकी अंतरंगता पर, उनके प्रेम पर कभी हमें तो कोई संदेह नहीं होता। लोगों के मन में सवाल उठते हैं और जो सवाल है वो सवाल अब आप आगे और उठाइए तो मैं जवाब दूंगी। धन्यवाद। बहुत सारे हैं। 11 सवाल में कुछ। पहला सवाल तो यही है कि अक्सर देखा जाता है कि न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में जो पति होते हैं वो पत्नी से उम्र में बड़े होते हैं। अगर इस हॉल में भी सर्वे करा लें तो ज़्यादातर महिलाएं अपने पति से छोटी होंगी। कई बार उम्र का फासला ज़्यादा भी होता है और पहले तो और भी ज़्यादा होता था, आजकल कम हुआ है, लेकिन अभी भी देखने में आता है कि ज़्यादातर महिलाएं अपने पति से छोटी होती हैं। इसका क्या कारण मानती हैं आप? ये कोई कंफ्यूजन ही है मुझे लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो मिथिला में सीता जी को मानते हैं कि वो अयज्ञ हो गई थी, यानी बहुत बड़ी हो गई थी और राम जी बालक के समान आए थे। तो मैं ये मानना पसंद करती हूँ कि सीता जी राम से बड़ी थी हर दृष्टि से। तो ये मुझे लगता है कि शायद इसलिए क्योंकि लड़के मान कर चलते हैं लोग कि लड़के जो हैं वो थोड़े बुद्धू होते हैं और उनको मैच्योर होने में थोड़ा समय लगता है और लड़कियाँ एक्चुअली लड़कों का ये एक व्यवस्था हो गई। और एक देखिए इतिहास की दृष्टि से अगर मैं आपको कहूँ तो हमारे यहाँ एक व्यवस्था दी गई अष्टवर्षीय भवेत गौरी, यानी लड़की जो है वो 8 साल में गौरी विवाह योग्य हो जाती है और आमतौर पर उसको खास करके उसके जो मेंस्ट्रुएशन के समय आते आते उसका विवाह हो जाना चाहिए, नहीं तो उसके साथ कोई भी बुरी घटना हो सकती है। और पुरुष जो है उसको शिक्षा की व्यवस्था थी, उसका ब्रह्मचर्य आश्रम 25 साल का की आयु तक के होता था और उसके बाद उसको बच्ची ही रहेगी ना अगर उसको बहुत छोटी उम्र में करना है। तो मैं समझती हूँ ये सब बहुत ही धीरे धीरे होते हुए असंस्कार और क्रूर मगज सोच का परिणाम है ये। लेकिन बड़े और छोटे का कोई बहुत क्योंकि हमें जरदकारों की कहानी मिलती है जो कि 42 साल की थी और उनको क्योंकि उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं जरदकारू नाम के लड़के से ही शादी करूंगी। बहुत ही पिक्यूलियर बात संकल्प लिया करती थी पहले महिलाएं। तो जरदकारू नाम का व्यक्ति कोई मिला, उनको मिल भी गया जंगल में, तो उन्होंने उससे विवाह किया 42 साल के बाद। तो ऐसा है नहीं, लेकिन समाज जो होता है वो अपने कन्वीनियंसेस के हिसाब से, सुविधाओं के हिसाब से नियम बनाता है। जब स्त्रियों के पास स्वर नहीं होगा तो उनके खिलाफ ऐसे नियम बनेंगे ही।
जब स्वर होने लगेगा तो उनके पक्ष में नियम धीरे धीरे बनेंगे, तुरंत नहीं, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन बिजली का स्विच नहीं है कि अंधेरा है ऑन कर दिया आ गया। क्योंकि सत्ता जिसके पास होती है उसको छोड़ते छोड़ते समय लगता है, तत्काल ऐसे सत्ता नहीं देता कोई, धीरे धीरे लगता है, संघर्ष होता है उसके लिए। इसी से जुड़ा एक दूसरा सवाल है कि जब पति उम्र में बड़ा होता है या कई बार ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, भारत के समाज में तो अक्सर ऐसा होता है, पति पढ़े लिखे होते हैं और पत्नियां उनसे कम पढ़ी लिखी होती हैं या कई बार बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं होती, जो गांव से आती हुई लड़कियां हैं। तो ऐसा देखा जाता है, जैसा गांधी जी के केस में भी हुआ, कि वो कस्तूरबा को पढ़ाते हैं, खास करके जब वो इंग्लैंड से आते हैं पढ़ करके, तब उन पे ये भी हावी हो जाता है कि मैं अंग्रेजी भी इसे सिखाऊं, इसे तो कुछ नहीं आता और दुनिया मुझे क्या कहेगी, मैं कैसे इसको बाहर कैसे ले जाऊंगा, ये सारे सवाल उनको आते हैं। तो ये जो अपनी पत्नियों का शिक्षक बनने की जो एक प्रवृत्ति पुरुषों में होती है, या उसका मालिक बनने की, या कि मैं ज़्यादा जानता हूँ हर बात में, तुमने क्या दुनिया देखा है, मैंने दुनिया देखी है, तुम तो घर पे रहती हो, तुम्हें क्या मालूम। और यही प्रवृत्ति फिर समाज में फैलते फैलते पत्नियों के बारे में बहुत सारे जोक्स बनते हैं, उनकी कम दिमागी के बारे में। ज़्यादातर जो आजकल की स्टैंड अप कॉमेडी भी, कल तो एक्सेप्शनली कोई आए थे जिन्होंने उल्टा कुछ कॉमेडी की है, लेकिन ज़्यादातर कॉमेडी इसी तरह से बनती है कि पुरुष ज़्यादा जानता है। यहाँ तक कि अब यंगस्टर्स में भी आ गया है, लड़कियों के जो जोक्स बन रहे हैं उसमें यही आता है कि लड़कियों को दिमाग नहीं है, अकल नहीं है। तो ये गांधी जी के संबंधों में भी ये आता है और धीरे धीरे वो बहुत मुझे लगता है परिश्रम से, साधना से इसको रियलाइज करते हैं और कस्तूरबा में उस तरह की शुभ के दर्शन होते हैं। लेकिन जो शुरुआती जो मोहनदास है, वो आजकल के पुरुषों के बारे में क्या कहेंगे कि वो मोहनदास बनने की कोशिश क्यों करते हैं, उसका शिक्षक बनने की, उसका मालिक बनने की, ये कैसे करें? अब मैं आपसे एक माफी मांगना चाहती हूँ। थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा था कि वो 12 साल का बच्चा था, हद हो गई। कौन आप लोग में से कौन अपने 12-13 साल के बच्चों में इतने दोष ढूंढ निकालते हैं? और जॉर्ज ऑवेल ने एक बहुत अच्छा, उनके महात्मा गांधी की जितनी भी उनकी मृत्यु के बाद ओबिचुरीज लिखी गई, उनमें सबसे अच्छी ओबिचुरी जॉर्ज ऑवेल ने लिखी, मेरे हिसाब से। ऑनलाइन भी उपलब्ध है, आप पढ़िएगा, एक